हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारा 3 वीडियो लेक्चर हो चुका है। ये चौथा वीडियो लेक्चर है जिसमें एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मेरा इस यूनिट 13 के अंदर आप लोगों से हर वीडियो के शुरुआत में आपको ये समझाते हैं कि ये जो लेक्चर है ये लेक्चर आपका थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए थ्योरी आपका मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए आप थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, सारा थ्योरीज हम करा चुके हैं लेक्चर 1 से ही। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 से ही जुड़ के जो है ना पढ़े तो बेहतर है, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8-9 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र खड़े हैं। एक पारिवारिक चित्र है हमारे पास और उस चित्र में जो है माता पिता और पुत्र यादृच्छाया खड़े हुए हैं। ठीक है, यादृच्छाया मतलब पता नहीं है कि माँ किधर है, पिता किधर है और बच्चा किधर है। ठीक है ना, पुत्र किधर है ये पता नहीं है। ठीक है, यादृच्छिक तीनों खड़े हैं। पहले कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और एफ के बारे में कह रहा है कि पिता मध्य में खड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं, माना कि माता को मदर और मदर को एम से डिनोट कर देते हैं, पिता फादर और इसे हम एफ से डिनोट कर देते हैं, व पुत्र सन इसको एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, माना कि माता पिता और पुत्र, ठीक है, एक पारिवारिक चित्र में यादृच्छाया खड़े हैं। एक चित्र में यादृच्छाया खड़े हैं, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, इसलिए हम लोग सैंपल स्पेस लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यहाँ पे क्या इसका सैंपल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सैंपल स्पेस इसका हो सकता है कि सबसे पहले अगर हम माता पे आए तो माता यहाँ पे जो पहला तस्वीर लगेगा, यहाँ पे तस्वीर में जो तीनों खड़ा होगा उसमें माता को पहले फिक्स कर लेते हैं कि माता इसी जगह पे रहेगा, बाकी फादर और सन। ठीक है, फादर और सन, पहले माता यहाँ पे है और फादर और सन यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्या किया, माता को यहीं पे ही रहने दिए और इन दोनों को एक्सचेंज कर लिए, सन को पहले लिख लिया और फादर को बाद में लिखे। ठीक है, ये 2 कंडीशन बन गया। अब ये हो सकता है कि फादर को आप पहले लिख लें और फिर माता को लिखें और फिर उसका पुत्र को लिखें, फादर मदर और सन।
और फिर फादर को यहाँ पे फिक्स कर ले कॉलम में, फादर को फिक्स कर लिए और इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, तो एस पहले लिखाएगा और एम बाद में। या ये भी हो सकता है कि आप एस को पहले फिक्स कर लें, ठीक है, सन को, और फादर और फिर मदर, फिर एस को फिक्स कर लिए यहाँ पे और इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, तो मदर और फादर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में कह रहा है कि ई में ई दिया हुआ है इसमें कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ठीक है। एफ पिता मध्य में खड़े हैं, ठीक है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पी ई बाई एफ, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों के लिए यही पूछा गया है, पी ई बाई एफ, एफ की सूचना पर ई की प्रायोरिटी, ठीक है। तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है, यही होता फॉर्मूला, हमें यही लाना है, ठीक है ना। तो ये लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, पी ई बाई एफ लाना है, क्लियर। तो पी ई बाई एफ कैसे आएगा, और सॉरी पी ई बाई एफ निकालना है और लाना क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ और पी एफ को लाना है। तो देखिए यहाँ पे पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ये नहीं कहा है कि पुत्र जो है ना लेफ्ट साइड के सिरे पे खड़ा है, ठीक है। एक सिरा कोई भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है या उस साइड भी हो सकता है। तो अब देखिए कि पुत्र एक सिरे पे, चाहे इस साइड हो या उस साइड हो, एक सिरा पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे तो पुत्र एक सिरा पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक ये वाला केस हो जाएगा जहाँ पे पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ये वाला केस हो जाएगा जहाँ पे पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ये वाला हो जाएगा एक पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों को लिख ले जल्दी से, एम एफ एस, फिर है एफ एम एस, फिर है एफ एस एम, और सॉरी ये लिख ले एम एफ एस, फिर एफ एम एस, ठीक है, फिर एस एम एस एफ एम, ठीक है, फिर होगा एस एम एफ, ठीक है, ये सब लिख लिए चारों, ठीक है। अब पिता मध्य में खड़े हैं, पिता कहाँ पे है, मध्य में, तो मध्य में यहाँ पे पिता को ढूंढेंगे, पिता यहाँ पे एक मध्य में खड़ा, बीच में एक यहाँ पे पिता खड़ा है, और बीच में कहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, एम एफ एस और एक एस एफ एम, ठीक है, दो जगह है जहाँ पे पिता मध्य में खड़े हैं। अब निकालना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्ट कौन सा पार्ट है, कौन सा कॉमन पार्ट है इन दोनों में, तो एम एफ एस ये है और एस एफ एम ये दोनों ही हैं, ठीक है ना, ये भी और ये भी दोनों ही, इस ये और ये, ठीक है, कॉमन पार्ट है। तो हो जाएगा एम
एफ एस और एस एफ एम, ये दोनों ही पार्ट कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी लिखने के क्रम में क्या देखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में अनुकूल परिणाम 1 2 अनुकूल परिणामों की संख्या है, और कुल संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है पीएफ भी निकालना है, पीएफ, ठीक है। पीएफ क्या है, एफ, यहाँ पे एफ का वैल्यू यहाँ पे है, एफ का क्या है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 और कुल संभावित परिणाम 6, इनका भी सेम आया, तो ये हो जाएगा, इनका हो गया 2/6 प्रोबेबिलिटी, और पीएफ का प्रोबेबिलिटी भी 2/6, ठीक है। तो दोनों ही कट जाएगा, बचेगा 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। उतार ले, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 को देखते हैं, सॉरी 10 को। इस क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है। काला और लाल पासा है हमारे पास, पासा मतलब लूडो की गोटी, ठीक है। तो एक काला पासा है और एक लाल पासा है, को उछाला जाता है, ठीक है। और फिर कहता है कि ए पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, एक काले और एक लाल पासे को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या, की कुल संख्या भी लिख सकते हैं, या की संख्या, टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा, ठीक है। एक काला और एक काले पासे और एक लाल पासे को उछालने पर टोटल संभावित परिणामों की संख्या 6, मतलब 2 पासा, एक काला है और एक लाल है। ये समझिए कि 2 पासा को उछालने पर यही कंडीशंस हमें दिखेगा। हो सकता है कि काला वाला में जो शुरू में काला है तो शुरू वाला ये काला को शो करेगा, और लाल बाद में है तो बाद वाला लाल को शो करेगा, ठीक है। हो सकता है कि काला में 1 आए और लाल में भी 1 आए, हो सकता है कि काला में 1 आए और लाल में 2 आ जाए, हो सकता है पहला वाला पासा पे 1 और दूसरा में 3, इसी प्रकार से 1 से 6 तक चलेगा। फिर 2 1, पहला वाला में 2 और दूसरा वाला में 1, 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6, फिर इसी तरह से 3 1 3 4, इसी तरह करके, और फिर ये आपका टोटल 36 जो है आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन 36 में से अब जो है ना कंडीशंस क्या पूछ रहा है आगे, फिर आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें पहला ए नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि पासे पर, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे
कि कभी भी कंडीशनल की प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसा करता है कि आपको एफ जो है वो दिया हुआ रहेगा, नीचे वाला पोर्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। एफ के सूचना पर, एफ के सूचना पर, एफ क्वेश्चन में खुद कह दिया हुआ रहेगा कि एफ आपको पता है, ठीक है। एफ के पता होने पर ई की प्रायिकता को हम लोग कंडीशनल प्रॉपर्टी या स्व प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, ठीक है ना। तो एफ की सूचना पर ई की प्रायिकता, ठीक है। तो एफ की सूचना पर ई की प्रायिकता पी ई बाई एफ से लिखते हैं और इसका होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ फॉर्मूला। क्लियर। यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है आपसे 100 प्रतिबंध प्रायिकता ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100 प्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमारा दिया हुआ रहेगा, मतलब एक चीज दिया हुआ रहेगा और एक का पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। एक ठोका आपसे दिया हुआ रहेगा और एक ठोका पूछेगा। तो हमें ये क्वेश्चन, तो जो हम यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा जनरली हम उसको ऐप से मानते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो जिससे भी मानना चाहे मान सकते हैं। हम यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला एक ही तो याद रखेंगे तो हम जनरली एफ से ही मान सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं कि एफ की जगह में जी मान ले तो जी नीचे रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा उसे जी मान ले और जिसका निकालने के लिए कह रहा है उसे एस मान ले, टी मान ले, जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली एफ ही मानेंगे ताकि हम मेरे सामने जो है ना कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपको समझाने में, ठीक है, कि आप किसी तरह से कन्फ्यूज़न ना करें उसमें, ठीक है। तो जनरली जो दिया हुआ रहेगा हम उसे एफ ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग नो होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नो होने की सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो लेट हम लोग एफ मानेंगे। जो ज्ञात है वही क्या ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर, काले पासे पर, पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये आपको ज्ञात है। क्वेश्चन कह रहा है तो ज्ञात था तो उसे हम एफ मान लिए, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 से, प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की, 9, तो जिसका प्रायिकता निकालने के लिए कहता है उसे हम ई मानते हैं। तो प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, ठीक है। प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना मतलब 9 होना का प्रायिकता पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एफ क्या है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो काला पासा क्या है, दूसरा वाला काला पासा है ना, सॉरी यहाँ पे पहले क्रम अगर देखें तो काला पहले है और लाल बाद में। तो पहला वाला जो शो करेगा वो काला होगा और बाद वाला लाल होगा। तो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो काला पासा कौन है, ये बाद वाला, सॉरी पहला वाला। तो पहला वाला में 5 प्रकट हुआ है तो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, पहला वाला में 5 प्रकट हुआ। तो ये सारा आपका जो है इसमें चला जाएगा, है ना, इसमें लिख लेंगे। तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4,
5556, ठीक है, 56, ठीक है। इसके बाद प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, किसमें किसमें 9 आएगा देखें, 1 6 में तो नहीं आएगा, फिर 2 8 2 6 तक भी कर लेंगे तो 9 नहीं आएगा, 3 6 में आएगा, एक 3 6 में 9 आएगा, और एक 4 5 में आएगा, 4 और 5 से 9 आएगा, और एक 5 4 से भी 9 आएगा, 5 4 से भी, इसके अलावा 6 3 से 9 आएगा, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही केस है जिसमें 9 आएगा, ठीक है। अब F इंटरसेक्शन E निकालिए या E इंटरसेक्शन F निकालिए, बात बराबर है, E इंटरसेक्शन F। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन पार्ट है, 3 6 तो उसमें नहीं है, 5 4 वाला यहाँ पे है, देखिए 5 4 वाला, बाकी कोई नहीं है, तो 5 4 वाला, 5 और 4 वाला जो है वो आपका यहाँ पे हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा तो P E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रॉपर्टी, इसमें देखिए टोटल यहाँ पे जो हम पासा को उछाले थे, टोटल आउटकम्स कितना था 36, टोटल कितना था 36। इसको जो है ना यहाँ पे शो करना जरूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 36 लिख लिए, टोटल परिणामों की कुल संख्या, और फिर अनुकूल परिणाम कितना है, इसमें कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा 1/36, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ के जो है ना बनाना चाहेंगे तो कैसे होता, अगर हम सिंपल 5 के बारे में बोलते तो 1/6, और 4 के बारे में बोलते तो 1/6, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे 1/36 आता, जो देख रहे हैं प्रॉपर्टी यही आ रहा है, ठीक है ना, जो यहाँ पे शुरू में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए हैं थ्योरी में, ठीक है। आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप पीछे से जाके फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, और दूसरा मेथड जो बनाने का वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है PF निकालना है ना, क्योंकि हमें निकालना ये ना, क्वेश्चन तो ये कह रहा है, ठीक है। तो PF निकालना है, F तो ये है, इसमें अनुकूल परिणाम कितना है, कुल संभावित परिणाम तो 36, अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6/36 हमें निकालना क्या है, P सूचना क्या दिया है, F के सूचना पर, मतलब ये दिया हुआ है कि वो काला पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, निकालना ये है कि पासे प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, यही निकालना है, इसी की प्रॉपर्टी। तो PE/F होता है PE इंटरसेक्शन F बाई PF। तो P इंटरसेक्शन F का वैल्यू 1/36 और डिवाइडेड बाई PF का वैल्यू 6/36, ठीक है। ये और ये कैंसिल, बचेगा 1/6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उतारे, चलिए ये A नंबर को मिटा देते हैं। अब इसी में यहीं पे B बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर B में कह रहे हैं कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है,
ठीक है, लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। ठीक है, लेट एफ जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। दिया हुआ है एफ में हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या, लाल पासे पर प्रकट संख्या लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम है। ठीक है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। और जो निकालने के लिए कह रहा है वो क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए कह रहा है, सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, पासों पर पहले लिख लेंगे तो बेहतर है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। अगर जो है यहाँ पे आउटकम्स जो है वो कम है तो आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासा कौन है आपका, लाल पासा आपका दूसरा वाला, शुरू वाला तो आपको काला शो करेगा, दूसरा वाला लाल शो करेगा। तो शुरू वाला काला और दूसरा वाला लाल, तो दूसरा वाला आपका लाल है। और लाल पासे पर जो है प्रकट संख्या 4 से कम होना चाहिए, लाल वाला 4 से कम हो। तो देखो लाल वाला जो 4 से कम हो तो एक ये है लाल वाला है और 4 से कम भी है, ये भी 4 से कम है, लाल वाला है और 4 से कम भी है, ये भी लाल वाला और 4 से कम है। इसकी बात करें तो ये लाल वाला तो है लेकिन 4 से कम नहीं है, 4 ही है, तो ये नहीं चलेगा। 4 से अधिक वाला भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, लाल है और 4 से कम है, ये हो जाएगा। लाल है 4 से कम है, लाल है 4 से कम है, फिर इधर नहीं चलेगा। लाल है 4 से कम है, लाल है 4 से कम है, लाल है 4 से कम है, फिर नहीं चलेगा। इसी तरह से ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब लाल है और 4 से कम है। ठीक है, बाकी इधर नहीं होगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, या योग प्राप्त संख्याओं का योग 8, तो एक यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, फिर एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, और एक प्राप्त संख्याओं का योग यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 2 6 3 5 4 4
5 3 6 2, यही है जिसके प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन आप देखेंगे, F इंटरसेक्शन E, दोनों में इंटरसेक्शन आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 6, लास्ट यहाँ पे 2 6 6 तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि क्या क्या है यहाँ पे पहला वाला में कि 4 से कम हो, तो इसमें जो है लाल वाला जो है 4 से कम हो, ये सब लाले वाला है तो है ना, ये सब तो लाल वाला ही है। अच्छा ठीक है, ये और ये हो जाएगा आपका, है ना, जो 4 से कम है। क्लियर, ये 2 गो है जो 4 से कम है, और उसमें भी मिल जाएगा ये 6 2 यहाँ पे है, 5 3 यहाँ पे ये हो गया। बाकी 4 4 भी नहीं मिलेगा, 3 5 भी नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं मिलेगा, तो 2 ठो मिल गया यहाँ पे 5 और 3 हो गया, और यहाँ पे 6 2 हो गया। क्लियर, अब इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, P F इंटरसेक्शन E, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पे 1 2, कुल संभावित परिणाम 36। ठीक, अब निकालना है PF, निकालना है हमें PF, जो दिया हुआ रहता है उसकी प्रॉपर्टी है ना, दिया हुआ यही है ना, इसको टोटल गिनोगे तो 18 को होगा वहाँ पे, तो 18 टोटल कितना है 36, तो इसीलिए क्या हो जाएगा P E बाई F इज इक्वल्स टू P E इंटरसेक्शन F बाई PF। ठीक है, P E इंटरसेक्शन F का मान 2/36, PF का मान 18/36, 18/36, 36 कैंसिल, 2/18, 2 एकम 2 और 2 9 18, 1/9, ये हो गया आंसर। उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन नंबर 10 का जो 20 से पहले ए नंबर जो बनाए, उस ए नंबर में जो है आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आंसर को सुधार लेंगे, ए नंबर में जो भी आंसर आया है यहाँ पे वो उसको जो है ना सुधार लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हम समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आप मिस प्रिंटिंग समझे तो क्वेश्चन का आंसर जिस हिसाब से बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की जगह में 9 से अधिक होना, ये अगर दिया हुआ रहता तो जो आंसर में दिया हुआ है यहाँ पे उससे जो है ना मैच कर जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन 9 होने की पूछ रहा है, 9 से अधिक होने का नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ पीछे में वो जो है डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, जो ए नंबर बनाया वो सही है, क्वेश्चन का कंडीशन जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से सही है, बट यहाँ पे जो है आंसर जो है गलत दिया गया है बुक में। तो आप देख लेंगे, हो सकता है कि नया जो बुक आपके पास है उसमें अपडेट किया, उसको सुधार दिया हो आंसर में, तो आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि एक न्यायिक पासे को उछाला गया है।
और घटनाओं E इक्वल्स टू 135 और F 23 और G भी दिया हुआ 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इजी सवाल है। इसमें कह रहा है एक न्याय पासे को उछाला गया, उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एक पासा को उछाले तो इसको तो आराम से हम लोग शो कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रतिदर्श समष्टि लिख दे रहे हैं। और नहीं अगर लिख पाते तो क्या लिखते हैं कि पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, यही लिखते। एक पासा एक ही बार उछाला है तो लिख सकते हैं हम आराम से, तो लिख दिए यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि घटना दिया हुआ E दिया हुआ है, ये आपके पास है 135, ये क्वेश्चन में ही ये सब दिया हुआ है। F दिया हुआ है 2 3 और G दिया हुआ है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन है PE/F निकालना है और दूसरा है PF/E निकालना है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दूसरा नंबर में है PE/G निकालना है और PG/E निकालना है। ठीक, और तीसरा एक और क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा नंबर देखते हैं। E/F के लिए हमें E इंटरसेक्शन F चाहिए। ठीक है, E/F के लिए E इंटरसेक्शन F चाहिए। E इंटरसेक्शन F क्या होगा? E और F में इंटरसेक्शन, E और F इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो कॉमन पार्ट आप देखेंगे तो इसमें 3 जो है वो दोनों में है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो प्रॉपर्टी इसका क्या होगा? P इंटरसेक्शन F का और इससे पहले हम लोग PE का प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? PE की प्रॉपर्टी क्या होगा? PE की प्रॉपर्टी, इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 3 और कुल संभावित परिणाम 6। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा PF जो है क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और बटे कुल संभावित परिणाम 6। और G के लिए भी प्रॉपर्टी ऑफ G, तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल संभावित परिणाम 6। आप कटा के लिखना चाहें तो कटा के भी लिख सकते हैं और या छोड़ सकते हैं। ठीक है, फाइनल लास्ट में कटाएंगे, है ना। PE इंटरसेक्शन F लिखे तो ये आया। इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या, PE इंटरसेक्शन F में अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभावित परिणाम वहाँ पे 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है? PE/F निकालना है। तो PE/F का क्या हो जाएगा? PE इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है, P इंटरसेक्शन F का वैल्यू 1/6। अब PF का वैल्यू, PF कहाँ पे आपका? PF यहाँ पे 2/6। ये और ये कैंसल, बचा 1/2। तो ये एक ठो तो निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं। तथा PF/E क्या होगा? PF इंटरसेक्शन E। हम बताएं कि F E इंटरसेक्शन F लिखो या F इंटरसेक्शन E लिखो, बात बराबर है।
ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पीई, पीई। तो पीई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी एफ इंटरसेक्शन ई, इसका क्या है वैल्यू 1/6। अब पीई का वैल्यू, पीई यहाँ पे है 3/6, 3/6, ये और ये कैंसिल, बचेगा 1/3। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना है तो ई और इंटरसेक्शन जी चाहिए है ना, ई और जी को निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। ई और जी में इंटरसेक्शन, ई हमारे यहाँ पे है और जी यहाँ पे, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, और 3 आ रहा है, इसके अलावा 5 भी आ रहा है, तो 3 और 5 हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन जी की प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल संभावित परिणाम 6। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे पी ई बाई जी। पी ई बाई जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। तो पी इंटरसेक्शन जी, इसका वैल्यू 2/6 और पी जी का वैल्यू यहाँ पे दिया 4/6, 4/6, 6 से कैंसिल, बचा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है, और साथ ही साथ निकालना हमें पी जी बाई ई। जी बाई ई का क्या हो जाएगा, पी जी इंटरसेक्शन ई, जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पी ई, जी इंटरसेक्शन ई, इसका क्या हो जाएगा, जी इंटरसेक्शन ई, अच्छा ई इंटरसेक्शन जी बोलो या जी इंटरसेक्शन ई बोलो, बात बराबर है। इसका क्या है, 2/6। अब पी ई का वैल्यू, पी ई का वैल्यू यहाँ पे है 3/6, 3/6, ये 6 से कैंसिल, बचा 2/3। ठीक है, ये 2 नंबर तक हो गए। ठीक है, उतार ले, चलिए मिटाएं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें, पी ई यूनियन एफ डिवाइडेड बाई जी, और पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई जी। पी ई यूनियन एफ बाई जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, इसको 2 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप जिधर से चाहे उधर से बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम चलिए एक तरफ से बता देते हैं आपको। ये हमें निकालना, ठीक है, उससे पहले, इसको निकालने से पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ई यूनियन एफ, ई कितना है हमारा 1 3 5। ठीक है, यूनियन एफ क्या है 2 3 2 3। अच्छा, इन दोनों में यूनियन हो रहा है, यूनियन में क्या लिखते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं जो इन दोनों में है, उन दोनों में सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो क्या नहीं लिखना है हमें, तो हमें नहीं लिखना है रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है। ठीक है, सारे के सारे लिखेंगे लेकिन रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है, रिपीटेड अवयव को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 2 बार है लेकिन 1 ही बार लिखेंगे, फिर 5, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिखना है हमें, 1 2 3 5। ठीक है, अब इसकी हमें निकालना है इसको जो है ई यूनियन एफ का जो वैल्यू ये आया है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए लेट यहाँ पे
ठीक है, इसको ए मान लिए, ये जो वैल्यू आया है ये इसको ए माने, मतलब ये इसको ए मान लिए। क्लियर। अब इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं पी ई, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं पी ई यूनियन एफ डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू पी। देखिए ई यूनियन एफ को हम क्या माने, ई यूनियन एफ को ए माने हैं, तो ए लिख लिए, ए डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला आ गया है ना, तो उसमें तो जी के सूचना पर ए की प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय पी जी। तो हमें दो चीज निकालना है, एक निकालना पी ए इंटरसेक्शन जी और दूसरा पी जी। अब देखिए ए और जी का इंटरसेक्शन, ए यहाँ पे हमारा ये है ना, ए इंटरसेक्शन जी। ठीक है, ए कितना है, ए तो यही है 1 2 3 और 5। इंटरसेक्शन लिख लिए, जी, जी कहाँ है, जी जी यहाँ पे 2 3 4 5, 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसी को लिखते हैं ना। इंटरसेक्शन में जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में ही कॉमन आता हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जैसे 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट है जो दोनों में ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन जी, ए इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें अनुकूल परिणाम 1 2 3 और कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन जी का वैल्यू 3/6 और कुल संभावित परिणाम पी, सॉरी ये 3/6 लिख लिया, पी जी, पी जी का वैल्यू यहाँ पे 4/6, 4/6 ये और ये कैंसल, बचेगा 3/4। चलिए, अब यहाँ पे हमें एक तो ये निकाल दिए है ना, ये वाला पार्ट निकाल चुके हम, इसको निकाल दिए। अब ये निकालना है, इसको निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई का वैल्यू क्या है, अच्छा ई है 135, ये 135, इंटरसेक्शन एफ क्या है 2 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसी को लिखेंगे ना, जो उभयनिष्ठ पार्ट है। 135 और 23 में क्या उभयनिष्ठ पार्ट है, तो आप देखेंगे कि 3 यहाँ पे भी 3 है, इसके अलावे और कोई नहीं है जो उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हो गया। अब इसका क्या लिखना है हमें, तो इसका लिखना है हमें, अच्छा इसको हम b मान लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग a माने थे उसी तरह से यहाँ पे हम इसको b मान लेते हैं, लेट। ठीक तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p, यहाँ पे है p e इंटरसेक्शन f बाई जी, ये हमें निकालना है। क्लियर, p e इंटरसेक्शन f बाई जी ये निकालना है। हम p e इंटरसेक्शन f को क्या माने, b माने, b लिख लिए, डिवाइडेड बाय जी, ये आ गया। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला p b इंटरसेक्शन g डिवाइडेड बाय पी जी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे P
तो हमें क्या पता चला, क्या क्या निकालना, बी इंटरसेक्शन जी निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर पीजी तो खैर यहाँ पे निकला हुआ है, ये निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन जी करते हैं, बी इंटरसेक्शन जी। तो बी का मान कितना है, बी बी इंटरसेक्शन जी, अच्छा बी यहीं पे है, बी कितना है 3 है, ठीक है। इंटरसेक्शन जी कितना है, जी जी है यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, जी ही था ना क्वेश्चन, जी ठीक है 2 3 4 5। अब इन दोनों में ओवेनिस्ट क्या है, बी और 2 3 4 5, ठीक है। ओवेनिस्ट क्या है इन दोनों में, तो 3 जो है कॉमन पार्ट है यहाँ पे, ठीक। बी में 3 कॉमन निकला और फिर यहाँ पे 3 और 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल संभावित परिणाम 6, ये आ गया, ठीक है। और क्या निकालना होता है, बाकी कुछ नहीं, ये तो दिया, ये निकल चुका है 1/6 डिवाइडेड बाई पी जी का मान यहाँ पे 4/6, 6 कैंसिल 1/4, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उतारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, ठीक है। लड़का होना या लड़की होना का जन्म जो है वो समसंभव है, समसंभव मतलब बराबर है दोनों का, या तो वो लड़का भी ले सकता है या दोनों का जो है बराबर है, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकता है, ठीक है, समसंभव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे के लड़की होने की 100% प्रायिकता क्या है, दोनों बच्चों के लड़की होने की क्या 100% प्रायिकता, मतलब प्रायिकता किसका पूछ रहा है, 100% प्रायिकता दोनों बच्चों के लड़की होने की। यदि यह ज्ञात है, नंबर पहला का क्वेश्चन, यदि यह ज्ञात है, जो ज्ञात है उसको हम लोग एफ मानते हैं, जिसकी प्रायोरिटी पूछता है उसको हम लोग ई मानते हैं। तो पहला नंबर यहाँ ऑप्शन दे रहा है, यदि यह ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा सॉरी इसमें यदि यह ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा जो है वो लड़की है, और दूसरा मैं कह रहा न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार में 2 बच्चे के लिए 2 बच्चे होने के
संभावित परिणाम होने के संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है परिवार में दो बच्चे होने के, ठीक है। पहला ये हो सकता है कि पहला बच्चा जो है आपका लड़का हो और दूसरा बच्चा भी आपका लड़का हो, एक ये हो सकता है। या हो सकता है कि पहला बच्चा आपका लड़का हो और दूसरा बच्चा जो है वो लड़की हो। या हो सकता है कि पहला बच्चा आपका लड़की हो और दूसरा बच्चा जो है वो लड़का हो, ठीक है। या ये हो सकता है कि पहला बच्चा भी लड़की हो और दूसरा बच्चा भी लड़की हो, ये हो सकता है, ठीक है। प्रायिकता किसका निकालने के लिए कह रहा है, उसको हम लोग ई मानेंगे। लेट ई इक्वस टू, जिसका प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, लेट ई इक्वस टू दोनों बच्चों के लड़की होना, दोनों बच्चों के लड़की होना, दोनों बच्चों के लड़की होना, इसी की प्रायिकता निकालने के लिए, ये प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। और पहला कंडीशन कह रहा है कि सबसे जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उसको ऐप से मानते हैं हम लोग। और दिया हुआ है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ठीक है। इसी में फिर आगे ये उसी में दो क्वेश्चन है, यह दिया है कि न्यूनतम, इसमें भी हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको एफ मानेंगे। तो एफ इसमें कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। क्लियर, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक। सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है। दोनों बच्चों के लड़की होना, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। और दिया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो देखिए, दोनों बच्चों के लड़की होना, तो दोनों बच्चे लड़की कहाँ पे है, तो देखेंगे ये कंडीशन है जहाँ पे दोनों बच्ची लड़की है। G1 और G2 में दोनों बच्चे क्या है, लड़की है। क्लियर। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा देखिए, पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्चा भी लड़का, तो जो शुरुआत में होता है वो बच्चा वो बड़ा होता है, जो बाद में होता है वो छोटा होता है। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की एक यहाँ पे मिलेगा, सबसे छोटा बच्चा लड़की एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे मिलेगा सबसे छोटा बच्चा लड़की, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1 G2 और फिर G1 G2, सबसे छोटा बच्चा लड़की दो जगह, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें इसमें क्या कह रहा है कि F की सूचना है, E की प्रॉपर्टी निकालना क्या है, PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF, यही निकालना है। तो E इंटरसेक्शन F की ज़रूरत है, तो E इंटरसेक्शन F, तो E इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ है, G1 G2 है, G1 G2 यही है।
एक एलिमेंट है इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं, या आप चाहे तो सबको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और कोमा भी दे सकते हैं, ठीक। तो या तो आप ये ब्रैकेट दे या नहीं, क्योंकि ये एक ही ग्रुप है ना, हम लोग यहाँ पे दो ठो को एक साथ में ग्रुप में रखे हैं, ठीक है, तो ये एक ही ठो है यहाँ पे। तो इस तरह से छोटे ब्रैकेट से घेर के और भी इसको सेपरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एक ही चीज़ है ना। तो अब ये तो हम लिख लिए कि इन दोनों में जो कॉमन है वो इन दोनों में यही कॉमन था, लिख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, P G1 P E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या एक ही तो है और कुल संभावित परिणाम 4 है, ठीक। तथा PF भी निकालने की जरूरत है यहाँ पे, PF यही है, अनुकूल परिणाम 1 2 और कुल संभावित परिणाम 4, ठीक। तो इसका क्या निकला 1/4, अब PF का निकला 2/4, ये और ये कैंसल 1/2, ठीक। ये हो गया आंसर इसका कंप्लीट। दूसरा F, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की, कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम इससे कम नहीं, न्यूनतम मतलब कम से कम एक बच्चा लड़का, न्यूनतम मतलब कम से कम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की है। दो भी बच्चा लड़की हो जाएगा चलेगा, लेकिन एक ठो बच्चा लड़की होना ही चाहिए कम से कम, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। इसमें देखेंगे कि ये और ये, इसमें जो है एक भी बच्चा जो है लड़की नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बाकी दो भी बच्चा लड़की हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो B1 G2 G1 B2 और G1 G2, ठीक है, लिख लिए। अब हमें निकालना है क्या है, इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F, सॉरी हाँ ठीक है, E इंटरसेक्शन F निकालना है। तो इसके लिए आप पहले देखिए कि निकालना है क्या, F की सूचना पर E की प्रॉपर्टी। तो P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF, ठीक है। P इंटरसेक्शन F निकालेंगे, F यहाँ पे है और E यहाँ पे है, इन दोनों में क्या इंटरसेक्ट पार्ट है, ठीक है। तो G1 G2 इंटरसेक्ट पार्ट है, तो G1 G2 इंटरसेक्ट पार्ट है, क्लियर। और इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसलिए P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभावित परिणाम 4, ठीक। तथा PF भी निकालना है, अनुकूल परिणाम 1 2 3, कुल संभावित परिणाम 4, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये होगा 3/4, ये कैंसिल 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 उतारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं एग्ज़ाम को लेके। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, ठीक है। देखेंगे, एक प्रशिक्षक के पास है 300 सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, सत्य या
असत्य, सत्य या असत्य वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें जो है 300 प्रश्न ऐसे हैं, 300 प्रश्न ऐसे हैं जो आसान है, ठीक है, आसान है। 300 प्रश्न ऐसे हैं जो आसान है, 300 प्रश्न ऐसे हैं जो आसान है, ठीक है। और सत्य असत्य वाले जो प्रश्न हैं उसमें 200 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन है, कठिन है, कठिन प्रश्न ऐसे हैं, कठिन प्रश्न, ठीक है, प्रश्न। आसान प्रश्न 300, कठिन प्रश्न 200। ये सत्य और सत्य टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आसान प्रश्न 300 और कठिन प्रश्न 200। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से समझना है, बढ़िया से, ठीक है। आगे में कह रहा है कि 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, बहुविकल्पीय, 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 बहुविकल्पीय को हम लोग MCQ कहते हैं ना, बहुविकल्प होता है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रकार के में भी आसान प्रश्न है और कठिन प्रश्न है, ठीक है। आसान प्रश्न, आसान प्रश्न, ठीक है। तो ये कितना है, तो ये 500 आसान प्रश्न है। कठिन प्रश्न कितना है, कठिन, कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न है 400। तो सत्य और असत्य प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 300 आसान प्रश्न है और 200 कठिन है। बहुविकल्प प्रकार के जो प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम लोग MCQ कहते हैं उसमें 500 आसान प्रश्न है और 400 कठिन प्रश्न है। ये किसके पास है, तो ये एक प्रशिक्षक के पास है जो तुम्हारा एग्ज़ाम लेने वाला है उसके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन कठिन प्रश्न का संग्रह, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रश्न के संग्रह से एक प्रश्न यादृ छाया चुना गया, इन सभी प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुना गया, ठीक है, तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। देखिए हिंदी में जो प्रश्न लिखे हुए रहते हैं इसका जो लैंग्वेज होता है कहीं कहीं पे आपको इतना ज़्यादा टफ लगेगा कि आप कहेंगे कि उससे बेहतर है कि इंग्लिश में दिया होता तो हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छे से। तो कुछ कुछ इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज जो है वो सरलतम रूप में नहीं रहता है, हमें समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो वैसे ही टाइप का ये प्रश्न है जहाँ पे आपको जो है ना पता ही नहीं चलने देगा कि क्या चीज़ जो है ना दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसी स्थिति आए आपके पास कि हिंदी वाला वर्ड जो है हम पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन होगा उसके तरफ भी जो है आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो आप जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक आसान प्रश्न की, एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की, एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है अगर हम इसको यही जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है, अगर इंग्लिश में पढ़ें तो वो क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज
विल बी एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन की प्रायोरिटी निकालने के लिए कह रहा है, और फिर यहां पे कह रहा है गिवन दैट, दिया हुआ है कि इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिया हुआ है कि यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा है वो डिक्लेयर थोड़ा अच्छे से है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रायोरिटी आपको निकालना है इजी क्वेश्चंस के। आपको दिया क्या है, तो दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग ई किससे मानते हैं, ई उसको मानते हैं जो निकालने के लिए कह रहा हो। तो निकालने के लिए किसको कह रहा है, व्हाट विल बी द एन इजी क्वेश्चन, आसान प्रश्न हो उसको निकालने के लिए कह रहा है। आसान प्रश्न, आसान प्रश्न, आसान प्रश्न की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो जो जिसका निकालने के लिए कहता है उसे हम लोग ई मानते हैं। और एफ किसे मानते हैं, जो दिया हुआ रहता है। दिया हुआ क्या है, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये दिया हुआ। एफ क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। एमसीक्यू टाइप का, एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी एफ की सूचना पर ई की प्रायिकता। तो इसके लिए लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो अब लिखेंगे हमें निकालने की ज़रूरत है ई इंटरसेक्शन एफ, पी एफ निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें जो है ना निकालेंगे। ई और एफ पता है हमें, उसकी प्रायोरिटी पता नहीं है। अब प्रायोरिटी लिखेंगे। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या, जो कुल संभावित परिणाम जो कह सकते हैं हम लोग, कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल प्रश्न को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 3 2 500 और ये 5000 और 4 1400। तो 1400 प्रश्न है कुल प्रश्न। तो हमें जैसे पी ई निकालना है, मान लेते हैं पी ई निकालना है। पी ई मतलब, पी ई का मतलब क्या हुआ, ई मतलब आसान प्रश्न। तो आसान प्रश्न कितना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आसान प्रश्न देखें तो पी ई मतलब आसान प्रश्न की संख्या। तो आसान प्रश्न ई है आसान प्रश्न, और अनुकूल परिणाम तो आसान प्रश्न ही होगा ना, कुल संभावित परिणाम 1400। तो आसान प्रश्न कितना है, तो ये 3 और ये 5 और 3 800 प्रश्न जो है आपका आसान प्रश्न है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1400। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा पी एफ अगर निकाले तो पी एफ कितना होगा, एफ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे कितना है, एफ मतलब बहुविकल्पीय है ना, तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये दोनों ही बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्प प्रश्नों की संख्या 5 4 900 है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 900 है, डिवाइडेड बाय 1400। ठीक है, ये आ गया। अब हमें एक निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छे से समझेंगे, ई का मतलब क्या हुआ ई का मतलब आसान प्रश्न। तो आसान प्रश्न यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। एफ का मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब हुआ
बहुविकल्प प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न ये टोटल हुआ बहुविकल्प प्रश्न। तो और ई का मतलब आसान प्रश्न और एफ मतलब बहुविकल्प प्रश्न। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है ना। आसान प्रश्न भी है और बहुविकल्पीय भी है। तो 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान भी है और बहुविकल्पीय भी है, ठीक है। वही कॉमन पार्ट होगा तो लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 1400, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 1400 डिवाइडेड बाई पीएफ का वैल्यू 900 डिवाइडेड बाई 1400, ठीक है। ये 14 कैंसिल, 500 डिवाइडेड बाई 900 ये और ये कैंसिल, बचेगा 5/9। क्लियर, उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, यह दिया गया है आपका, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दो पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, दो पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना होगा, तो कुल पर संभावित परिणामों की संख्या होगा यहाँ पे 36, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो यहाँ पे लेट एफ जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग एफ मानते हैं। लेट एफ प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए कह रहा है कि अगर ऐसा है तो दोनों संख्याओं के का योग 4 होने की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पूछते हैं उसको ई लिखते हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होना, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होना, ठीक है। देखिए ये पहला जो सबसे पहले कि दो पासा फेंकेंगे, तो हम अभी थोड़ा देर पहले करके दिखाए थे कि यहाँ पे टोटल 36 जो है ना आउटकम्स होगा, जिसको लिखना
संभव नहीं था तो हम डायरेक्ट उनके परिणामों की संख्या को लिख देंगे। ठीक है, दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, दिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में दिखाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टोटल कितनी संख्या बनी तो उसको हम लिख लिए यहाँ पे। जो लिख सकते हैं हम बताए थे पहले 2, 4, 6 मैक्सिमम 8 तक अगर आ रहा है तो आप लिख ले तो बेहतर है। ठीक है, नहीं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। और जो पॉसिबल नहीं है 36 लिखेंगे, फिर इसमें जो है ना 30 लिखाएगा वो भी लिखेंगे, तो वही जो है ना लिखते लिखते समय चला जाएगा, है ना। तो टाइम को हमें बचाना है और जो है यहाँ पे इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है कि आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 36। अब इसको समझिए, एफ को। एफ क्या कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न कब कब होगा? टोटल 36 है, एक जैसा कब कब होगा पहले ये बताइए। एक जैसा 1 1 पे आएगा, 2 2 पे आएगा, 3 3 पे आएगा, 4 4 पे आएगा, 5 5 पे आएगा और 6 6 पे आएगा। 6 ऐसे केस है जिसमें दोनों में सेम सेम आएगा। ठीक है, बाकी टोटल 36 में 6 केस ऐसे हैं जो सेम सेम आएगा, बाकी में भिन्न भिन्न आएगा, बाकी में अलग अलग रहेगा। किसी में 1 रहेगा तो किसी में 2, किसी में 1 है 3, 1 4, इस तरह से सेम सेम नहीं आएगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 ये सब नहीं होगा। तो टोटल 36 में 30 आउटकम्स हो यहाँ पे होगा, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लेकिन ध्यान में रखेंगे, ब्रेन में अपना रखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखने वाला है, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होना, दोनों संख्याओं का योग 4 होना, ये लिख सकते हैं। ये दोनों संख्याओं का योग 4 हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 हो, तो पहले तो हम लिखेंगे तो 1 3 लिख सकते हैं। इसके अलावे दोनों संख्याओं का योग 4 हो तो 2 2 भी लिख सकते हैं और 1 3 1 लिख सकते हैं। इसके अलावे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे कोई आउटकम्स नहीं है। ठीक है, टोटल 36 आउटकम्स, टोटल 36 में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको जोड़ेंगे 4 होगा इन तीनों के अलावे। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे। एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? इंटरसेक्शन यहाँ पे जो भी होगा वो सेम सेम वाला नहीं होगा। ठीक है ना, तो सेम सेम वाला इसमें क्या है? 2 2 है, तो वो तो इसमें नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तो कॉमन पार्ट हो ही नहीं सकता, तो कॉमन पार्ट 1 3 और 3 1 कॉमन पार्ट आ जाएगा। 2 2 वाला इसमें नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न बोल रहा है तो एक जैसा नहीं ना होगा, तो ये तो कॉमन पार्ट इसमें तो मिलने वाला है नहीं, तो ये दोनों उसमें मिल जाएगा भिन्न भिन्न वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 और 3 और इसके अलावे 3 और 1। इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या 2। अब कुल संभावित परिणाम कितना है? तो कुल संभावित परिणाम 36। ठीक है, एक ये लिख लिए। और हमें क्या निकालना है? PF भी निकालना है, PF भी निकालना है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम PF में अनुकूल परिणाम, इसमें हम बताए थे कितना, PF में अनुकूल परिणाम कितना था? 30। ठीक है ना, PF में अनुकूल परिणामों की संख्या 30 और कुल संभावित परिणाम 36। ठीक है, इसीलिए P E by F is equals to P E intersection F divided by PF is equals to P intersection F का वैल्यू यहाँ पे 2/36 2/36
और पी एफ का वैल्यू 30/36, ये और ये कैंसिल, 2/30 2 1 जा और 15 बाद में 1/15 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उतार ले। अब क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से सुनेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी बना चुके हैं, थ्योरी जब समझा रहे थे उस वक्त एग्जाम्पल में इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करना है। एक पासे को हम फेंकेंगे तो उसके परीक्षण पर विचार करना है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज होता है, यदि पासा को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। अगर पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होता है तो एक सिक्के को उछाले। ठीक है, अब फिर आगे कह रहा है कि घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। ये दे दिया गया है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक पासा है और पासा को यहाँ पे मान लेते हैं ये पासा है, और पासा को हम लोग क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो पासा को फेंकने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि पासा को फेंकने के बाद अगर 3 और 6 3 का गुणज आता हो, तो 3 का गुणज पासा पे 1 2 3 4 5 6 होता है, 3 का गुणज आता हो, 3 का गुणज, यही दो केस है जो 3 का गुणज है। ठीक है, 3 का अगर गुणज आता है तो पासा को एक बार और फेंकना है। ठीक है, तो 3 का अगर गुणज आता है तो पासा को एक बार और फेंक देना है। तो फिर से एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 2, पासा को फेंकेंगे फिर से ये 1 2 3 4 5 6 दिखाने लगेगा। और अगर 3 और 6 नहीं आया, 3 का गुणज ना आके कुछ और आता हो, कुछ और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 तो वहाँ पे है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, तो इतना केस है जो 3 का गुणज नहीं है। अगर 3 का गुणज नहीं आता है तो क्या करें, तो आप एक सिक्का को उछालें। ठीक है, तो हम एक सिक्का को उछाल दिए। तो इसमें प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि जैसे हम लोग सैंपल स्पेस या एस से डिनोट करते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, और 1 के साथ क्या आएगा, अगर 1 आता है, ठीक है ना, अगर 1 आता है तो सिक्का उछालते हैं तो हेड आ सकता है, तो 1 के साथ हेड, फिर 1 के साथ टेल हो जाएगा, 1 के साथ टेल, 1 के साथ टेल। ठीक है, 2 अगर आता है तो फिर सिक्का उछालेंगे, और या तो 2 के साथ हेड आ जाए या 2 के साथ टेल आ जाए। 4 हेड आ जाए, 4 के साथ हेड आ जाए या 4 के साथ टेल आ जाए। 5 के साथ हेड आ जाए या 5 के साथ टेल आ जाए। ठीक है, ये इधर का हो गया। अब इधर का, जब 3 आता है तो पासा फेंकते, तो 3 के साथ 1 भी हो, 3 आया तो पासा को फिर से फेंके तो हो सकता है फिर से 3 1 आ जाए।
ठीक है। यहाँ पे चूंकि इन दोनों में जो है ना डिफरेंस को दिखाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 और 1 के बीच में कोमा दे देंगे। ठीक है, तो 3 और 1, इसके अलावे 3 आएगा तो फिर 3 2, 3 3, 3 4। जब 3 आया तो पासा को फेंकेंगे, तो 3 पासा को फेंकने के बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 5 और 3 6। उसी तरह से अगर पासा को फेंके तो 6 आया था, तो हम फिर से पासा फेंकेंगे तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक, ये इतना कंडीशंस हो सकता है। ये जो आपका कंडीशन दिखाया हुआ, इसका प्रतिदर समष्टि इतना हो सकता है। ठीक है। अगर इसमें टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 6 6 12 और 8 20। ठीक, तो यहाँ टोटल 20 आ रहा है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे हम लोग मान लेंगे f। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ये दिया गया है, इसलिए हम f माने इसे। ठीक है, और जिसका निकालना होता है हम उसको जनरली e मानते हैं। तो निकालना है सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्के पर पट प्रकट होना। इसी का 100 प्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है सिक्के पर पट प्रकट होना। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो न्यूनतम मतलब कम से कम, और कम से कम एक पासा पर संख्या 3 प्रकट होना। कम से कम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होगा ही होगा। ठीक है ना, 2 पासे पे भी अगर संख्या 3 प्रकट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। तो ये है कंडीशन, ये है ये और एक ये कंडीशन है जिसमें कम से कम जो है वो संख्या एक पासे पर संख्या 3 प्रकट है। क्या क्या है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, और इसके अलावा एक 6 3। दूसरा है सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्का पर पट, तो सिक्का पर पट यहाँ पे मिला है, यहाँ पे पट मिला है, यहाँ पे मिला है और यहाँ पे मिला है सिक्का पे पट। तो ये हो जाएगा 1T और ये हो जाएगा 2T, ये 4T और 5T। ठीक, अब हमें निकालना है F और E का इंटरसेक्शन। E इंटरसेक्शन F
दोनों में इंटरसेक्शन क्या है देखते हैं। ई और एफ इंटरसेक्शन क्या है, कुछ है ही ना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इन दोनों में इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ तो सब बेकार हो गया, इतना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तो कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं इसका बनेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि वो निश्चित घटना की प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कुछ है ही नहीं, 0 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 0। कुल संभावित परिणाम कितना, ये देख सकते हैं, कितना टोटल पर संभावित परिणाम 20, ठीक है। तो ये तो 0 निकल गया, ठीक। अब हमें निकालना है तथा पी एफ निकालना है। पी एफ क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 और डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इस तरह करके हम लोग जो है नहीं निकाल सकते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे हम लोग सिक्का और पासा के मिक्सअप से निकालते हैं, तो ऐसे मिक्स किया हुआ क्वेश्चन रहता है, सिक्का और पासा मिक्स किया हुआ क्वेश्चन रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग तोड़ तोड़ के निकालते हैं, प्रत्येक का इंडिविजुअल करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये आपका नहीं चलेगा कि आप इसको गिने 7/20 मार दें, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप गलत, भले ही 0 आंसर आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते 0/20, क्योंकि ये जो है ना डाटा चेंज होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो सीधा 0 इसकी प्रायोरिटी लिख लेंगे, इसकी प्रायोरिटी सीधा 0, ठीक है। कुल संभावित परिणाम जो भी हो, नीचे में कुल संभावित परिणाम जो भी हो, ऊपर में अगर 0 है तो 0, ठीक है ना। तो इसकी प्रायोरिटी 0 और इसकी प्रायोरिटी हम 7/20 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसी इस तरह वाले सिचुएशन के लिए प्रायोरिटी लिखाए थे, कैसे लिखना है, जैसे इंडिविजुअली हमें देखना है, क्योंकि 2 पासा को फेंका गया है, इसमें 3 और 1 की बात करें तो 2 पासा फेंका गया, एक पासा फेंके 3 आया और दूसरा पासा फेंके तो 1 आया। एक पहला केस ये हो गया। दूसरा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला फेंके 3 आया और दूसरा वाला फेंके तो फिर 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक ठो केस के लिए अगर 3 के लिए सिर्फ सोचे तो अनुकूल परिणाम, तो 3 मतलब एक पासा के लिए सोचना है, तो अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम 3 आने की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 3 आने की, तो 3 आने की 1/6, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल संभावित परिणाम 6, और फिर यहाँ पे गुना का साइन लगाएंगे। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 1 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाए। और फिर यहाँ वाला जो कोमा है, ये कोमा और ये कोमा में डिफरेंस है, क्योंकि ये एक से पहले एक पासा को फेंके और फिर जो कंडीशंस हुआ और दूसरा पासा फेंके, ये पहला कंडीशन खत्म, फिर या वाला जो ऑप्शन चलेगा। या ये हो सकता है कि पहला पासा में 3 आया और दूसरा पासा में फिर 2 आ गया, या ये हो सकता है कि पहला पासा में 3 आया और दूसरा पासा में, तो जहाँ पे और का यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस का साइन देते हैं, जहाँ पे या का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे प्लस का साइन देंगे, तो इस जगह पे हम लोग प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन, ठीक है। और फिर 3 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, कुल संभावित परिणाम 6, तो 1/6। इसी तरह से इन सब का होगा, ठीक है।
तो 1/6 सबका तो 1/6 से आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 1 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 कितना ठू लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सबका 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 इस तरह करके प्लस करके कितना है टोटल 7 तो यहाँ पे है। तो 1/6 से इंटू करके इंटू करने के बाद फिर ये हो गया ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे 1/36, यहाँ पे भी 1/36, यहाँ पे भी 1/36, टोटल कितना 7 तो जो है 1/36 है। तो 7 इंटू 1/36 इसका ये होगा प्रोबेबिलिटी 7/36। इसका हम लोग 7/20 लिखते तो गलत हो जाता। क्लियर। और एक बात कि अगर आप यहाँ पे पीएफ नहीं भी निकालते ना तो भी आपका काम चल जाता। वो इसलिए क्योंकि ये पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 0 आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको पीएफ निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, ठीक है। ऊपर वाला 0 मतलब 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, पी ई बाई एफ यही निकालने के लिए कह रहा है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। पी इंटरसेक्शन एफ का मान 0 बटे पी एफ का वैल्यू यहाँ से उठा के लिखो, या तो पी एफ भी लिख सकते हो, लिखोगे तभी भी तो 0 आएगा। या पी एफ का वैल्यू ही रख दो, क्योंकि इतना मेहनत करके निकाले हैं तो रख देते हैं 7/36, क्या फ़ायदा, 0 ही आने वाला है, ठीक है। समझ गए ना। अगर आप 7/20 लिख देते यहाँ पे और फिर यहाँ पे 7/20 लिख के अगर 0 लाते तो फिर जो है एग्जामिनर जो चेक करने वाला जो है वो आपको जो है ना कहीं का नहीं छोड़ेगा फिर मार्क्स देने में, ठीक है। तो समझ जाइए। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे, छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 प्रॉब्लम है, 16 और 17 नंबर, ठीक है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है गिवन पी ए का वैल्यू दिया हुआ 1/2 और पी बी का जो वैल्यू है वह 0, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पी ए बाई बी, ले इसको भी निकाल ले। क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 दे रखा है, पी बी का वैल्यू 1, अच्छा सॉरी पी बी का वैल्यू 0 है, इसका पी इंटरसेक्शन बी का मान 1/2 है और पी बी का वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे नीचे में अगर 0 आता है तो क्या इसको कहते हैं हम लोग अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। जो 0 नीचे में आ जाता है तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पी ए बाई बी जो है, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और ये पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी बी बाई ए, ठीक है। ये दोनों जो है 0 के बराबर नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये 0 के बराबर नहीं है। यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी बी बाई ए दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो आपको इन चारों रिलेशन ऑप्शंस दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पी ए बाई बी है तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, क्लियर। फिर लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए, ठीक है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात बराबर है, ले कट गया है ना। ये आ गया इधर और ये चला जाएगा उधर, पी ए इधर आ जाएगा पी ए और पी बी उधर चला जाएगा पी बी, ठीक।
तो ये हो गया आंसर। ठीक, उतार ले।